सो कोलॉइड जो होता है वो पूरे तरीके से बराबर मिक्स नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग कि साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल जो होते हैं वो इतने छोटे जरूर होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब ऐसा है ना कि ऐसे समझ लो कि जैसे जब हमने सस्पेंशन बनाया था तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम देख सकते थे, ठीक है, थोड़ा मेहनत करते तो देख लेते, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि वही जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उनका जो रेंज होता है साइज का, हालांकि लिखा नहीं है, जरूरत भी नहीं उतना, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें भी चलता है। मतलब 6-7 नैनोमीटर इज लाइक कोलॉइड, और एक 200-250 नैनोमीटर तक भी उसको कोलॉइड में हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी अच्छे खासे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि भैया हम उनको आसानी से नहीं देख पाते, ठीक है। चलिए, सम पार्टिकल्स और ऑल पार्टिकल्स। अनन्या, नहीं देखने वाला कंडीशन पूरे पार्टिकल्स में है, कोई भी कोलॉइड का पार्टिकल आप आसानी से नहीं देख पाइएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे रूम में लाइट जब आती है तो हमको लगता है कि हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं, लगता है हमको ऐसा, एक्चुअली में ये ट्रुथ नहीं है, बट हमको ऐसा फील होता है कि हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं। चलो, सो पहली चीज है कि हेट्रोजीनियस है, पूरे अच्छे से मिक्स नहीं है। दूसरा चीज है कि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि भैया हम उन पार्टिकल्स को आसानी से नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट थिंग है कि कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब ये बड़ा गजब का चीज है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बोला गया है। एक तो बोलता है कि टू स्मॉल, बहुत छोटा है, और सेकंड में बोलता है कि बिग एनफ। अब समझो इस चीज को, हमारी आंखों से दिखने के लिए वो बहुत छोटा है, लेकिन वो लाइट को स्कैटर कर दे इसके लिए वो काफी बड़ा है। मतलब इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर देगा, लेकिन हमें देखने के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब कोरोना वाला हालत है भैया, दिखता तो हमको नहीं है लेकिन जीवन तबाह करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। वो अच्छे अच्छों की जिंदगी में वाट लगा सकता है। सो वही वाली कहानी है कि वो इतना छोटा जरूर है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा भी है कि जिंदगी तबाह कर सकता है। वही हाल इसका है कि ये इतना छोटा जरूर है कि दिखता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि वो लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये चीज, ये जो दिख रहा है, जंगल में होता क्या है कि जब थोड़ी थोड़ी सी लाइट आती है, या अपने बंद कमरे में रूम रख लो, रूम एकदम बंद अंधेरा सा रूम रख लो, उसमें कहीं एक कोने से लाइट आ रही हो, जब वो कोने से लाइट आएगी तो तुम देखोगे कि भैया वहां पे तो अपने को दिखने लगा है, लाइट का पाथ दिख रहा है, कोई चीज हवा में उड़ती हुई दिख रही है जिससे लाइट जो है उसका देखे होगे। ऐसे जब लाइट आता तो तुमको दिखता होगा लाइट के पाथ में कि बहुत छोटे 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 ऐसे लगे कि धूल टाइप की कोई चीज जो है वो उसमें ऐसे स्विम कर रही है, ऐसे घूम रही है, दैट इज द कोलॉइडल पार्टिकल्स। और वही पार्टिकल्स हैं जिन्होंने लाइट को स्कैटर्ड किया है, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये इतने बड़े जरूर होते हैं, ठीक है, कि भैया ये लाइट के बीम ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट, इसको ये अपने पाथ के लिए इस विजिबल बना दे, मतलब जिस पाथ से जा रहा है उस पाथ पे विजुअल बना दे। जैसे वही सेम कहानी, लाइट हमारे रूम में आ रही थी तो इतने बड़े जरूर है कि उस पाथ को हमको पता चलेगा कि लाइट ऐसे आ रही है और इधर से जा रही है। सो उस पाथ के दिखने के जिम्मेदार कौन है, कोलाइडल पार्टिकल। अगर वहां कोलॉइड नहीं हुआ तो हमको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, सॉल्यूशन में हमको लाइट का पाथ नहीं दिखता। लेकिन चूंकि वो कोलॉइड है तो हमको पता चलता है कि अच्छा इस कॉर्नर से लाइट आ रही है और ऐसे ऐसे इस जगह पे पड़ रही है। इसका एक और भी एग्जांपल है, अब तो नहीं देखने को मिलता, पुराने जमाने के जो सिनेमा हॉल्स थे अगर उसमें जाते तो वो जो फोकस देते थे ना स्क्रीन पे, तो उसमें भी हमको ये चीज देखने को मिलता था, लगता था यार कि जो फोकस जा रहा है ना इसमें कोई 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 चीज उड़ रही है, ठीक है। तो सनलाइट के एग्जांपल में कोलाइडल कोलाइडल सब्सटेंस क्या है, सनलाइट के है ना ये, सनलाइट के एग्जांपल में तुम देखो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल मिलके इस एटमॉस्फेयर को क्या बुलाते हैं, कोलाइडल बना देते हैं। डन है, तो वो हमारा तो एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल तो दिखते ही है ना। तेरे को ऐसे, अच्छा बेटा एक बात बता, तू अपने अगल बगल देख के बता, तो तेरे को दिख रहा है क्या डस्ट पार्टिकल। सर लाइट में दिखते हैं। हाँ, मैंने बोला कि हमको ऐसा लगता है कि वो दिख रहे हैं, तो वो एक अलग ही कंडीशन है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसे, अच्छा एक बात बता, अगर दिखने वाली चीज है तो ऐसे भी दिखनी चाहिए। वो हमें इसलिए लगता है दिख रहे हैं क्योंकि वहां से लाइट टकरा के हमारे आंखों में आती है, तो हमको लग रहा है कि वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। वो बस लाइट की वजह से हमको ऐसा फील होता है कि वो दिख रहा है, क्योंकि बहुत छोटे जगह से वो लाइट आ रही है। ऐसे तो तुम देख के देखो तो तुमको दिखेगा, चाहे कितना ही दिन हो। तो तुम एक काम करो, रूम में ना 10-15 ठो बल्ब लगा दो, दिखेगा वो।
दिखना चाहिए तो हर सर कंडीशन। मतलब वो दिखते नहीं है, हम लोग को बस फील होता है कि वो दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं दिखते। बिल्कुल ऐसे कह सकते हो। हमें एक्चुअल में ना लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ ये दिखता है, हमें पार्टिकल नहीं दिखता, लाइट का रिफ्लेक्शन पॉइंट दिखता है, तो हमें लगता है कि हम पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, बट ये सच नहीं है, ठीक है, पढ़ोगे कभी तो मतलब। सर हम लोग पार्टिकल्स नहीं देखते हैं। देखो ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया कि हम पार्टिकल्स नहीं देखते। होता क्या है कि लाइट जब आके कहीं टकराई और वो जो टकराने के बाद जो हमारे आंखों में लाइट आई, तो हमें उस लाइट के पाथ की वजह से हमको लगता है कि हम पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वहां पार्टिकल नहीं था, वहां पार्टिकल था। अच्छा तुम एक बात बताओ बेटा, तो जो पार्टिकल को देखती है, उस पार्टिकल का कलर, उस पार्टिकल का डायमेंशन कभी पता चल पाता है? सर बताओ तो। बहुत छोटा छोटा से रहता है, डस्ट जैसा। डस्ट जैसा, तो उसका कलर, उसका डायमेंशन हमें कुछ पता नहीं चलता। बस ऐसा नो। लगता है कि कुछ तो चीज है जो उड़ रही है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चलता। वो रीजन क्या है? वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम एग्जैक्टली उस पार्टिकल को नहीं देख पाते, हम लाइट के जो वे है हम उसको देखते हैं, और वो जहां से टकरा के आई है तो हमको ये पता चलता है कि यार यहाँ से टकरा के आई है, तो हमको लगता है हम उस जगह को देख रहे हैं, ठीक है, तो बस हम उस जगह को देख। उसी पार्टिकल से तो टकराती है तो दिख ही जाता है ना सर। चल ठीक है, तू मान ले कि हम उस पार्टिकल को देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये ट्रूथ नहीं है, एक्चुअल में थोड़ी कहानी इससे अलग है, थोड़ी कहानी इससे अलग है, बाद में कभी पढ़ेंगे इस मैटर पे, ठीक है। कह लो कि हाँ उस टाइम में एट अ टाइम हम उस पार्टिकल को देख पा रहे हैं, चलेगा, ठीक है, डन है। कौन था? यस सर। अनुजा, ठीक है। मान लो कि उस टाइम में आप पार्टिकल को देख पा रहे हो, ठीक है, और बाकी टाइम में नहीं देख सकते हो, ठीक है, चलो। तो ये कहानी हो गई कि भैया कोलॉइड्स जो होते हैं, कोलॉइड्स के अंदर में लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि भैया ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसको आपने अनडिस्टर्ब छोड़ा हुआ है तो ये सेटल होने वाले नहीं, ये काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया, जैसे कहीं भी आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लो, जैसे मिल्क है, मिल्क भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मिल्क को छोड़ दिया तो मिल्क का जो व्हाइट वाला या कोई पार्ट है वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पार्टिकल इतने भारी नहीं है कि जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, बीच वाली कहानी है, ठीक है। तो ये आसानी से सेटल डाउन होने वाले नहीं है, सो ये आसानी से सेटल डाउन नहीं होता, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सर अनदर हाँ एग्जांपल। एक सेकंड का रुक जा, हाँ बोलो कोई दूसरा अनदर एग्जांपल, चलो एग्जांपल। ठीक है। एक और एग्जांपल है फोम, जो दाढ़ी बनाने के लिए फोम यूज किया जाता है, वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल है, सॉल्यूशन तो बोलूंगा अभी तो समस्या होने लगा, कोलॉइडल मिक्सचर है। अब उस कोलॉइडल मिक्सचर को आप देखोगे ना तो आप उसको कितना भी रख दो तो ऐसा नहीं होगा, वो फोम पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन फोम जिस चीज से बना हुआ है, जो जो पार्टिकल्स उसमें यूज किए गए, ऐसा नहीं हुआ कि वो अलग अलग हो जाए, एक सेटल हो जाए नीचे और एक ऊपर हो जाए, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बहुत अजीब सा एग्जांपल है, लूंगा तो आई डोंट नो कि कितने कंफर्टेबल हो गए नहीं हो गए। चीज, ठीक है, जो चीज या ऐसे बोल लो पनीर, मोटे तौर पे समझ लो पनीर, पनीर जो होता है वो भी एक तरीके का कोलॉइड है, एक तरीके का। अब ये चीज थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट हाँ वो भी एक तरीके का कोलॉइड। अच्छा चलो पनीर छोड़ो, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है वो भी एक तरीके का कोलॉइड है, ठीक है। अब वो जो टूथपेस्ट है, उस टूथपेस्ट में भी कहानी सेम है कि वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई चीज जाके सेटल डाउन हो जाए, वो जो जहां जैसे है वो वैसे ही रहने वाली है, चलेगा। सर मॉथ बॉल। फिर से बोलो, नहीं सुना बेटा। मॉथ बॉल, मॉथ बॉल। अच्छा मॉथ बॉल बोल रही है क्या? यस सर। मॉथ बॉल इज लाइक नेफ्थलीन, ठीक है। और नेफ्थलीन जो होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो हाँ ठीक है कह सकती है दैट इज आल्सो काइंड ऑफ, अगर वो डिपेंड्स कि वो किस तरीके का बना हुआ है, बट नेफ्थलीन को तो हम मेनली कोलॉइड्स में नहीं रखते, बट हो सकता है इट पॉसिबल कि मॉथ बॉल में अगर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है तो वो कोलॉइड्स में अगर आता है तो उसमें भी सेटल डाउन होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलो सर सोप सॉल्यूशन। फिर से बोल बाबू। सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बोल रही हो? यस हाँ सर। बिल्कुल, वो भी कोलॉइड है, उसमें भी सेटल डाउन नहीं होता। सोप बना लो, डिटर्जेंट बना लो, इन सब के सॉल्यूशन जो वो भी सेटल डाउन नहीं होता। सैनिटाइजर। देखो सैनिटाइजर तो यार एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, मतलब ठीक है कोलॉइड क्या ही बोला जाए उसको, सॉल्यूशन ही है, बट ठीक है अगर कोलॉइड के भी कैटेगरी में रखते हो तो सेटल डाउन होने वाला नहीं है, वो जैसे है वो वैसे ही रहने वाला है। सर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर सब्सटेंस,
प्रोजेक्टर कैसे कोलॉइड हो सकता है? प्रोजेक्टर से निकलने वाला लाइट जो है उसके वजह से हमें दिखती है चीजें कोलॉइडल। कोलॉइड हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीज है, प्रोजेक्टर कोलॉइड नहीं है, ठीक है, और वो भी सेटल डाउन नहीं होता है आइडियली मैं ये रिपीट करके बोल रहा हूँ कि हमें ये जो डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज ध्यान रखना कि हमको पता है कि घर में कोई चीज रखो तो उसके ऊपर डस्ट आके कलेक्ट होता है, लेकिन आइडियली हम मान के चलते हैं कि ये सेटल डाउन नहीं होते आइडियली, ठीक है। एक्चुअल में कहानी थोड़ी अलग है। चलो, तो ये कहानी हो गई कि भैया ये सेटल डाउन नहीं होते। दूसरी चीज है कि भैया इनको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते इनके पार्टिकल्स को। क्या मतलब? आप दूध को छन्नी से छान लो, ऐसा नहीं होगा कि दूध को छन्नी से छानोगे तो उसमें कुछ पार्ट अलग हो जाएगा, कुछ पार्ट अलग हो जाएगा, भैया वो पूरा दूध कहीं से भी पास हो जाएगा। आप अपने रूम में जो एयर है, जो आपके पास अगल बगल एटमॉस्फेरिक एयर है, उससे आप फिल्टर को पास करा दो, कुछ नहीं होगा भाई, उस फिल्टर में कुछ नहीं आने जाने वाला। सो बेसिकली कोलॉइड जो है उसके पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। सर वाटर में होता है ना? फिर से बोल बाबू। सर वाटर में? क्या वाटर में? सर वाटर को आरओ से पास करवाए लोग तो। बाबू वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन थोड़ी है, वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन है, मैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आरओ इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है बिल्कुल डिफरेंट थिंग, वो बहुत ही अलग चीज है रिवर्स ऑस्मोसिस। वो उस पर तो अपन जा ही नहीं रहे, कभी बताऊंगा मैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फिल्ट्रेशन से फिल्टर पेपर या सीव लगा के आप कोलॉइड के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। इनको आपको अलग करना है कोलॉइड के पार्टिकल्स को, तो एक तरीका है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। अब ब्लड में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को जब हमें अलग करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कर लेते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। या मिल्क में से फैट को अलग करना होता है तो भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन का यूज करके हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स ने एक खास जो प्रॉपर्टी दिखाई थी उस पर थोड़ा बात करते हैं। अपन पहले ही बात की है कि भैया उन्होंने लाइट को क्या किया था, डिस्पर्स किया था, इधर उधर कर दिया था, स्कैटर कर दिया था। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ, बेसिकली डिस्पर्सन हमें वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, डिस्पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, बट ठीक है हम बोल लेते हैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है, बट स्कैटरिंग इज द मोर करेक्ट वर्ड, ठीक है, डिस्पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। चलो, सो हम बात करते हैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट क्या कहता है कि इस कोई भी चीज अगर वो लाइट को स्कैटर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो चीज टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है। तो टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल अगर वो लाइट को स्कैटर कर रहा है, बिखेर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और कोलॉइड्स जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता क्योंकि सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा जल्दी से। सर टिंडल इफेक्ट एक कॉजल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? टिंडल इफेक्ट का मतलब हुआ बेटा लाइट का स्कैटर होना। अगर आपने कहीं से लाइट पास कराया और वो बिखर गई तो हम बोलेंगे कि वहां टिंडल इफेक्ट हो रहा है। अगर लाइट को पास कराया वो नहीं बिखरा, स्कैटर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वहां टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सर जो सनरेज आता है उसको मैंने फिल्ट्रेशन करके देखा है। फिर से बोलो। जो सनलाइट आता है उसको हमने फिल्ट्रेशन करके देखा है। सनलाइट को कैसे फिल्टर कर दिया? सर उसका रे को, सनलाइट के रे को कैसे फिल्टर कर दिया? चलो ठीक है, बताओ आगे बताओ। तो सर वैसा ही वो आता है, वो फिल्टर नहीं हो पाता है। सनलाइट का रे कभी फिल्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सब्सटेंस है ही नहीं, वो कोई चीज है ही नहीं, वो फोटोन है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज है जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट ऐसा सर कुछ केवल नहीं होता। सब्सटेंस ही फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात बता, मैं किसी को कितना मेरी किसी के साथ कितनी फ्रेंडशिप है, इस चीज को फिल्टर कर सकते हैं क्या? नो सर। मतलब जो चीज जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, जो मैटर है, उसी को ना तुम छान सकते हो। जो मैटर ही नहीं उसको क्या छानोगे? ठीक है, चलो यस सर। ठीक है। स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? अनन्या, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में बिल्कुल ये डिफरेंस है। देखो देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीके का मान लो बॉल है, ये लाइट आई, इससे टकराई और ऐसे चली गई। ध्यान देना, ये लाइट आई, इससे टकराई और ऐसे चली गई, दिस इज ए स्कैटरिंग। और रिफ्लेक्शन क्या है? ये बॉल है, इससे लाइट आई, टकराई और वापस इधर चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट जिस पाथ से जाती है एग्जैक्टली उतनी एंगल बना के वापस चली आती है।
लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है, लाइट जाती है, टकराती है और थोड़ा बहुत इधर उधर होके वो लेकिन सीधे निकल जाती है, थोड़ा सा इधर या उधर होके वो सीधे निकल जाती है, दैट इज स्कैटरिंग। और रिफ्लेक्शन में जाना वापस आना। डन है नन्या? बोलो श्रीजा। सर क्ले और पाउडर, किसी भी चीज का पाउडर फॉर्म होता है तो सर सॉलिड। नहीं आ रहा आवाज, फिर से बोलो। मैसेज कर दे बेटा, अगर आवाज सही से नहीं आ पा रही तो मैसेज कर दे, अगर पॉसिबल है तो। सबने अच्छे से नहीं आ रहा, फिर भी बोलो, मैं ट्राई करता हूँ सुनने की। सर क्ले और जो पाउडर होता है, क्ले पाउडर। यस सर, क्ले एंड पाउडर अलग अलग। अच्छा, क्ले एंड पाउडर अलग अलग, ठीक है। यस सर, तो सर वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होते हैं वो दोनों? क्योंकि सर क्ले का हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्ले को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, तो सर सॉलिड में वो आएगा नहीं। और सर पाउडर सर वो गैस बनता नहीं है, तो सर फिर वो कैसे होगा? चलो ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं किए, फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे बात करता हूँ। क्ले वाली चीज को तो अभी थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पाउडर को हम बोल सकते, पाउडर, चलो पाउडर के बजाय आटा ले लो, एक ही तरह की चीज हुई। यस सर। ठीक है। अच्छा, आटे को देख के तो लगता है कि यार वो तो मतलब फ्लो भी कर जा रहा है, उसको कंप्रेस भी कर ले रहे हैं, उसको जिस चीज में डाल रहे हैं उसका शेप ले ले रहा है, तो वो तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, सही है? ऐसा कहना चाहते हो? यस यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं इस फोन को एक ट्रक में डाल दूं, मतलब एक एक अकेला फोन नहीं, 2-4 लाख फोन ले लिया और मैंने इसको ट्रक में भर दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि अगर 2-4 लाख फोन लेके मैं ट्रक में भरूंगा तो क्या ये सारे फोन ट्रक का शेप लेंगे कि नहीं लेंगे, सब मिलके? सर सारे फोन मिलकर ट्रक का शेप, सर ये वाली बात समझो सर, इसमें कोई स्टिकी तो सब्सटेंस थोड़े है जो एक दूसरे को सर। नहीं स्टिकी नहीं है, बट मैं ट्रक में डालूंगा तो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ट्रक की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा डाल दोगे तुम ट्रक में फोन? यस सर, उस सिचुएशन में ले लेगा सर। उस ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो ट्रक की कैपेसिटी में, मतलब ट्रक में तुम उठाया, तुमने डंपर से उठाया, डाले जा रहे हो फोन, मतलब मान लो कभी ऐसा हो जाए लाइफ में कि डंपर से उठा के ट्रक में डाले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि जितना ट्रक का जो अपर लेवल है उससे ज्यादा फोन डाल दो उसमें रह जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, सर। ठीक है। अच्छा ट्रक को थोड़ा सा मूव करके फिर उसमें फोन डालोगे तो फिर भी आने के चांसेस हैं, हो सकता है थोड़ा और सेटल हो जाए तो थोड़ा और फोन भी आ जाए, यस सर। बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा या पाउडर के साथ होता है, यस सर। ठीक है। अच्छा ट्रक के गेट को खोल देंगे तो बिल्कुल जैसे आटा को मैंने जमीन पे डाल दिया तो जैसे, या फिर कहीं फेंका तो जैसे फ्लो कर गया, जैसे गेट को ट्रक को खोल दें तो क्या उसमें फोन फ्लो नहीं कर जाएंगे? यस सर, करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फोन लिक्विड हो गया? सर तो वो तो बहुत सारा फोन मिलकर ना हुआ, लेकिन जो आटा है वो भी सर बहुत चीजों से मिला हुआ है ना, ठीक ये है। कहने का मतलब। मुझे एक बात बताओ, क्या सॉलिड बताते वक्त कभी ये बोला था कि सॉलिड देखने के लिए आपको चीज इतनी बड़ी होनी चाहिए या इतनी छोटी होनी चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, कभी ऐसा बोला था? नो सर। साइज का कोई डिस्कशन किया था कि इसी साइज का होगा तो सॉलिड होगा? तो सर क्या होगा सर, मतलब पाउडर मैं तो पूछ सॉलिड? रहा हूँ, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ, तू मुझे बता। मेरे को नो मेरे सर, को मेरे को तेरे से आंसर चाहिए बेटा, मैं तो बताने से रहा, ठीक है। नो सर, ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, तो अब बताओ मुझे कि आटे में और फोन वाले कहानी में बस फर्क इतना है कि फोन के लिए ट्रक लेना पड़ रहा है, आटे के लिए डब्बा लेना पड़ रहा है, या पाउडर के लिए डब्बा लेना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस आटे का पाउडर का एक पार्टिकल तुम उसमें से निकाल लो, क्या उस एक पार्टिकल का शेप एंड साइज कभी बदलेगा? नो सर। क्या उसका कभी वॉल्यूम बदलेगा? क्या तुम उसको ट्रक में ले आके डाल दो, हाथ पे रख लो, तुम उसको किसी डब्बे में डाल दो, क्या उसका कभी शेप बदलेगा? नहीं। नो। क्या इस एक अकेले फोन को मैं ट्रक में डालूं, पॉकेट में डालूं, डब्बे में डालूं, क्या इसका शेप, साइज, वॉल्यूम बदलेगा? नो सर। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमें ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने चीज इतनी छोटी ली है या इतना बड़ा लिया है, अगर उसका एक पार्टिकल, एक चीज जो आपने उठाई है, जो आपको लगता है कि यार इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उस एक चीज में आपके पास सॉलिड वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो दैट इज अ सॉलिड, गैस वाली दिखा रहा है तो गैस, लिक्विड वाला दिखा रहा है तो लिक्विड। अब आपको ये बोल सकता है कि अच्छा ठीक है, तो इतना छोटा मैं अगर वाटर ड्रॉपलेट ले लूं तो तुम वाटर ड्रॉपलेट कैसा भी ले लो वो फ्लो करेगा, चाहे कितना ही छोटा ले लो, वो कितना ही छोटा ले लो, उसको जिस कंटेनर में डालोगे, जहां डालोगे उसका शेप एंड साइज लेने की कोशिश करेगा। मतलब वाटर में तुम कितना ही छोटा यूनिट ले लो, कितना ही छोटा पार्ट ले लो, वो लिक्विड वाली प्रॉपर्टी हमेशा दिखाएगा। लेकिन आटा जो हुआ
वो लिक्विड वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा अगर आपने उसका एक यूनिट ले लिया है तो। इसका मतलब आटा इज ऑल्सो अ सॉलिड। चलेगा सृजा? यस सर। अब डन है? अब बता सकती है? यस सर। व्हाट अबाउट क्ले सर? क्ले मैं थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता उस डिस्कशन में जाना। ठीक है चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्ले इज लाइक प्योर सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी नहीं है। क्ले थोड़ा सा समझ लो, ऐसे समझ लो कि वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप की चीज है। ठीक है, थोड़ा उसको डिटेल्स में जाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करनी पड़ेंगे तो कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? तो क्ले, अच्छा जो क्ले मतलब तू प्रॉपर क्ले के बारे में बोल रही है ना, जो यूज करते हैं जैसे ये जो होता है जैसे खिड़की वगैरह हुआ उसमें या बर्तन बनाने में यूज करते हैं, उसी क्ले की बात कर रही है? यस सर, जिसको हम लोग पानी के साथ मिला करके एक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सॉलिड के लिए नहीं बोल रही है ना, लिक्विड के लिए, मतलब जो पानी में मिलाने के बाद बोल रही है ना? नो सर, क्ले से नॉर्मल, पानी में मिलाने से पहले। यस सर, जिससे मूर्तियां बनती हैं सर। वैसे सॉलिड मिट्टी है वो, सॉलिड है। मतलब मेरे को यही डाउट था क्योंकि मेरे को याद आ रहा था क्ले पाउडर कुछ बोल रही थी, इसलिए मैंने पूछा कि क्ले एंड पाउडर। लेकिन सर मतलब उसको चेंज तो हम कर ही सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। अच्छा क्ले को हम अपने, तो क्या सॉलिड को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते? हम नमक को ले पानी में डाल दें तो फिर क्या वो सॉलिड रहा? यस सर, समझ गया। ठीक है चलो, तो मेरे को लगा कि तुम क्ले वो बोल रहे हो जो लगाने के लिए जो प्रॉपर बनाते हैं, दैट इज नॉट प्योर सॉलिड। ठीक है, वो थोड़ा सेमी सॉलिड वाली टाइप की चीज है। ठीक है चलो सर बोलिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सी स्पेशल टेक्निक होती है सेपरेशन के लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन तो ये पढ़ाया ही नहीं है, कहाँ पढ़ाया है अभी? देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में कोई स्पेशल टेक्निक बस इतनी सी होती है कि हम उसको गोल गोल मूव कराते हैं। फर्क बस इतना पड़ता है कि जो हायर डेंसिटी वाली चीज है वो दूर चली जाती है, जो लो डेंसिटी वाली चीज है वो ऊपर चली जाती है, और इस तरीके से हम उन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ाया नहीं, अभी तो बाकी है। डन है? ओके सर। हाँ ठीक है ओके चलो ठीक है। सो फटाफट से आइए, सब तक तो सब कोई नोट डाउन कर चुके होंगे, तो अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, जो कॉमन कोलॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रट्टा मार है, प्रॉपर तरीके से रट्टा मार है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे वो थोड़े बहुत दिख भी जाएंगे, जैसे चीज का एग्जांपल ये था इस चीज के, हाँ इसमें दिखेगा लिक्विड सॉलिड में, तो यहाँ पे देखो चीज। ठीक है, सो आपको ये सारे एग्जांपल्स, आपको यहाँ कलर्ड जेमस्टोन्स, कलर्ड जेमस्टोन्स क्या होते हैं? जैसे पत्थर जो होते हैं ना, नीलम का पत्थर या ये सब बोलते हैं पारस पत्थर, दीज आर ऑल्सो कोलॉइड्स। ठीक है, सो भैया इस चीज को ध्यान रखिए कि ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स का पूरा टेबल है, इसमें ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि भैया इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इनके नेम्स ध्यान रखिएगा और पॉसिबली एक दो एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम यूज किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूट टाइप की चीज है जिसको घुलाते हैं, जो घुलता है, दैट इज अ डिस्पर्स फेज। कोलोइड में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें मिलाया गया है दैट इज डिस्पर्स मीडियम। दो चीजें, जिसको मिलाया गया है डिस्पर्स फेज, जिसमें मिलाया गया है डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, सो ये उनके टाइप्स हैं, इन टाइप्स को ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स मीडियम को ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स फेज को ध्यान रखिएगा। सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है भाई? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ और द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन द कोलॉइड फॉर्म्स द डिस्पर्स फेज। मतलब सॉल्यूट की तरह का पार्टिकल या जो पार्टिकल डिस्पर्स मीडियम में गया उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें गया था दैट इज अ डिस्पर्स मीडियम। तो उसी चीज के बारे में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल को नोट डाउन कीजिए और इन एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो फटाफट नोट डाउन करो, एनसीईआरटी का टेबल है, कुछ नया नहीं है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करने से चीजें ध्यान रहती हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए चलो कोई बात नहीं, नोट करो या बुक में दिया हुआ है। सर ये कोलॉइड का टाइप है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, कितने तरह के कोलॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स है। ठीक है, कीजिए फटाफट से नोट।
तो ये जो फोम वाली चीज बता था दैट इज सेविंग क्रीम, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम मींस, मैं फिर से बता रहा हूँ समीर ध्यान दो, जिसको मिलाया गया जो सॉल्यूट था दैट इज डिस्पर्स फेज, जिसमें मिलाया गया जो सॉल्वेंट था दैट इज डिस्पर्स मीडियम, बस नाम बदल दिया, सॉल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज, जिसमें मिलाया जिसको मिलाया गया, एंड सॉल्वेंट की जगह पे डिस्पर्स मीडियम। डन है? सर कलर्ड जेमस्टोन में क्या है? कलर जेमस्टोन अभी जस्ट बताया, जैसे नीलम का पत्थर होता है या पारस पत्थर होता है, इस तरह के जो पत्थर जो अंगूठियां पहनते हैं ना जिसमें कलर कलर तरह के स्टोन्स होते हैं दैट इज कलर जेमस्टोन, कलर जेमस्टोन। और सर जो एक्वेरियम में होता है, फिर से बोलो। एक्वेरियम में जो अच्छा एक्वेरियम में जो नीचे पत्थर जो रखे रहते हैं वो Yes, sir. मछलियों के साथ में जो हाँ Yes, बिल्कुल sir. वो भी है, वो भी है। लेकिन जेमस्टोन्स जो होते हैं वो जेमस्टोन्स के लिए मेनली बोलते हैं क्योंकि वो जो पत्थर होते हैं ना उनमें मिक्सिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छे से नहीं होती है, लेकिन जेमस्टोन्स जो होते हैं उनमें मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए जेमस्टोन्स का मेनली यूज किया जाता है। ठीक है? ओके सर। ठीक है। सॉल्यूशन और कोलोइड में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अक्सर सॉल्यूशन और कोलोइड में बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कोलोइड्स में बड़े होते हैं। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, सुन लो अक्षर, सस्पेंस, कोलोइड जो है वो हेट्रोजीनियस है। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, कोलोइड जो होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। काफी है, और कितना ही चाहिए। सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, इसमें 1 से 100 के बीच में होते हैं। ठीक है? कोलोइड सर सॉलिड में भी होता है? फिर से बोल। हाँ तो सॉल्यूशन भी तो सॉलिड में होता था, सॉल्यूशन नहीं होता था क्या? कहाँ गई, कौन था? सर सॉल्यूशन लिक्विड में ना होता है? अनुजा पहला क्लास किया था क्या जब मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था? यस सर। फिर आपको आप एक बार फिर से रिवाइज करो, कॉपी खोल के देखो। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन मैंने एलॉयज भी लिखवाए हैं, मैंने बताया था 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, याद करो। यस भी तो सर, यस। याद आया? ठीक है चलो, तो सबने नोट डाउन कर लिया क्या? कोई बाकी है? लिखना जरूर इसको याद से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है? The fire extinguisher is also a colloid. फायर एक्सटिंग्विशर डिपेंड करता है कि वो गैस फायर एक्सटिंग्विशर है या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, वो किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ अगर वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है देन दैट इज अ कोलॉइड, जहां अगर फोम निकलता है तो। ठीक है? बट फायर एक्सटिंग्विशर बहुत तरह के होते हैं। इमल्सन मीन्स, देखो इमल्सन का मतलब होता है जहां किसी लिक्विड को मिलाने से कोलॉइड बन गया। जैसे मिल्क में जो फैट मिला होता है तो फैट और मिल्क का जो मिक्सचर है दैट फॉर्म्स अ कोलॉइड। क्योंकि फैट जो है वो मिल्क में पूरी तरह से ऐसा नहीं होता कि वो सॉल्यूशन बन जाता है, उसका नहीं बनता, लेकिन फैट छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के पूरे मिल्क में घूम रहा होता है, पूरे मिल्क में वो रह रहा होता है। और जब हम उसको मतलब ऐसे बोलो कि सेंट्रीफ्यूग करते हैं या बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके ऊपर चला आता है। सो बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स करके चूंकि वो पूरे के पूरे मिल्क में है तो इसलिए उसको बोलते हैं इमल्सन। डन है रौनक? डन है? When solid liquid mix, what is the state? अनन्या डिपेंड्स। सॉलिड लिक्विड मिक्स तो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड्स। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सॉलिड लिक्विड मिक्स हुआ तो सॉलिड ही रहेगा। फोम लिया, फोम में 2 बूंद पानी डाल दो, सॉलिड ही दिख रहा है। ठीक है? पानी लिया, पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो, लिक्विड दिख रहा है। इसमें अच्छा बताने की जरूरत है, चलो ठीक है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरोसॉल, एरोसॉल किसको कहते हैं? जब लिक्विड और गैस मिक्स होके कोई कोलॉइड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एरोसॉल। एग्जांपल में फॉग, क्लाउड, ठीक है, मिस्ट, एरोसॉल। अगर सॉलिड भी गैस में मिक्स हुआ तो उसको एरोसॉल ही बोलते हैं, नाम उसका भी एरोसॉल ही है। ठीक है? जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब क्या है? जो गाड़ियां होती है गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है? फोम, गैस अगर लिक्विड में मिक्स हुआ, जैसे फोम जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होता है? लिक्विड दिखता है लेकिन उसके अंदर में क्या होता है? गैस होता है। दिखता है ना अपने को कि यार ये गैसियस टाइप की चीज, गैस गैस है, इसमें धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है? सो अगर गैस को लिक्विड के अंदर डाल दिया गया है तो दैट इज अ फोम। एग्जाम्पल सेविंग क्रीम।
ठीक है। अगर लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया गया और कोलोइड बन गया तो उसको बोलते हैं इमल्सन। मिल्क, मिल्क कैसे, तो जस्ट ये बताया कि फैट और मिल्क का मिक्सचर इज इमल्सन, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिक्स कर दिया तो सोल, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिक्स कर दिया, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको पानी में मिलाते हैं। सो अगर उसको पानी में मिलाते हैं तो जो वहां पे कोलोइड बनता है दैट इज अ सोल, ठीक है, क्योंकि सॉलिड जो है उसमें सॉल्यूबल नहीं हुआ है लेकिन कोलोइड बना लिया, तो दैट इज अ सोल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास गैस सॉलिड में गया, देखो याद रखना, सॉलिड गैस में गया या गैस सॉलिड में गया, दोनों ही केस में जो बनता है वो क्या बनता है, फोम बनता है। अब इस केस में फोम, कौन सा फोम, फोम जो डिजाइनिंग करने के काम आता है, जो मतलब मूर्ति उर्ति दुर्गा पूजा वगैरह में जिसके पंडाल बनते हैं या जो सामान वामान रखते हो, जो फोम, प्रॉपर फोम जिसे जानते हो, थर्मोकोल मोटे तौर पे, रबर, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पता है साइकिल वाइकिल के या कार्स वार्स में जो बैठते हैं, जो सीट होता है उस पर लगाते हैं स्पॉन्ज, ठीक है। प्यूमिस स्टोन होता है, पत्थर होता है ये, ठीक है। चलो, जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है, देखे होंगे कहीं कहीं पे। चलो, लिक्विड अगर सॉलिड में मिक्स हो गया तो हम उसको बोलते हैं जेल, टूथपेस्ट हो गया, जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ठीक है। अगर सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो गया तो सॉलिड सोल बोलते हैं उसको। कलर्ड जेमस्टोन्स जस्ट बताया, नीलम का पत्थर और ये सब जो पत्थर होते हैं दैट इज, या मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लासेस लाइक ग्लासेस जो होते हैं, जो देखे होंगे जो घरों में जो कांच जो लगाए थे, खिड़कियों पे लगाए थे, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भैया इधर से उधर या उधर से इधर कोई देख ले उसको, ठीक है। तो दैट आर बेसिकली काइंड ऑफ मिल्की ग्लास। तो वो जो होते हैं वो एक तरीके के क्या होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं, चलेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, हाँ ठीक है। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई टाइप्स ऑफ कोलोइड्स की, आई गेस सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेपरेशन मेथड पे, ठीक है। चलो, सो ये कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, इसको देख लो और अगर लगे किसी क्वेश्चन में समस्या है तो पूछ लो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में डिफरेंस बताओ, पता है एक यूनिफॉर्म है एक नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस बताओ, बिल्कुल बता सकते हो। सोल जो है एक तरीके का कोलोइड है, कोलोइड का एक केस है, एक एग्जांपल है कोलोइड का, ठीक है। सॉल्यूशन हमको पता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमको पता है, हम बता सकते हैं। सस्पेंशन भी हमको पता है, हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये कुछ दिया नहीं है तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास मान लो। तो मास बाय मास तो आपको पता है, फॉर्मूला आपको मैंने ही ये चीज सिखाई है, मैं दूसरे क्लास के पे डिपेंडेंट होकर मैं नहीं बोल रहा, अभी राइट नाउ मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिखाया, अगर आपको याद हो। सो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सो यहाँ सॉल्यूट का मास कितना है, 36 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो 100 ग्राम का हो गया सॉल्वेंट और 36 ग्राम का हो गया सॉल्यूट इनटू 100। सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद, ठीक है। सो दिस इज द m/m परसेंटेज। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया ये चीज हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी से बोलो। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया, जादू हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है समीर, टेम्परेचर ऐसे फर्जी का दिया हुआ परेशान करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ, सोच रहा है कि तुमको परेशान कर देगा। बताओ, उसको बताना पड़ेगा एनसीईआरटी वाले को कि भैया हम ये सब देखिए, डराने वराने वाला काम नहीं किया करो, बड़े बड़े क्वेश्चन बना के, ठीक है। हम नहीं डरते, है ना। बस कुछ नहीं है, वो ऐसे दिया हुआ, उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किचन में जाते हो, खाना बनाते हो गलती से, अगर तो कभी गलती से खाना बनाना हुआ, या चलो मैगी बना रहे हो, तो जरूरी है क्या सारे मसाले यूज करोगे या सारी चीजें यूज करोगे? भाई जो जरूरत है वो यूज करो, जो जरूरत नहीं उसको रहने दो, क्या जरूरत है, ठीक है। तो सेम कहानी है, जरूरी नहीं क्वेश्चन में हर डेटा आपके काम का हो, जो काम का है उसको लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। चलो, परेशान करने के लिए भी लोग ऐसा काम करते हैं। चलिए ठीक है, सो आपके पास नेक्स्ट आता है, दैट इज अ सेपरेशन, ठीक है। सेपरेटिंग मेथड्स पे हम बात करते हैं। अब देखो, सेपरेटिंग मेथड में सबसे पहला दैट इज सेपरेटिंग फनल का यूज करना। अब सेपरेटिंग फनल का यूज हम करते कब है, सेपरेशन करने के लिए। देखो, जब दो इमिसिबल लिक्विड, दो एक दूसरे में ना घुलने वाला लिक्विड, ध्यान से सुनो, दो एक दूसरे में ना घुलने वाला लिक्विड अगर एक दूसरे में मिक्स हो गया है, सो उन दोनों को अगर अलग करना है तो हम इस मेथड का यूज कर लेते हैं,
ठीक है। अब मान लो दूध ना घुलने वाला लिक्विड इज लाइक पानी ले लिया, पेट्रोल ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब पानी पेट्रोल को मिक्स कर दिया तो होगा क्या, हमको पता है, देखे भी होगे बरसात के दिन में कहीं पेट्रोल या कहीं ऑयल गिर जाता है तो ऊपर में तैर रहा होता है, चमक रहा होता है, अलग अलग कलर्स दिख रहे होते हैं, रेनबो टाइप का दिख रहा होता है, उसकी भी एक अलग कहानी है कभी बाद में, ठीक है। सो जो ये कहानी जो दिखती है हमको, जो ऑयल जो वहां पे तैर रहा होता है, जो फ्लोट कर रहा होता है, अगर मान लो कभी घर में ऐसा कोई चीज हो गया कि भैया दो इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते थे, वो दोनों एक दूसरे में गलती से मिल गए, तो हम उसको अलग कैसे करें। तो अलग करने का तरीका यही है कि सेपरेटिंग फनल का यूज करो। कुछ नहीं है सेपरेटिंग फनल, क्या है कि एक डब्बे टाइप की चीज है ये, ठीक है, इस टाइप की चीज है, मतलब ऐसे समझ लो कि सुराही जो होती है ना, सुराही मान लो ये सुराही है, सुराही के नीचे वाला पोर्शन में क्या किया गया, एक पाइप लगा दिया गया और वहां पे एक नल लगा दिया गया, नल टाइप की चीज लगा दी गई कि भैया उसको तुम खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सुराही है, सुराही के नीचे में पाइप लगा दिया गया और वहां पे एक यहाँ पे एक नल लगा दिया गया, ठीक है। और उस सुराही के अंदर में जो भी चीज थी वो चीज डाल दी गई, ठीक है, जो मिक्स हुआ था। अब मान लो जैसे ये ऑयल है और ये वाटर है, मिक्स हुआ था, तो ऑयल चूंकि लाइट होता है, केरोसिन जो है वो लाइट वेट है, तो वो ऊपर में तैरेगा, और ऑयल जो वाटर है वो हेवी होता है, वो नीचे रहेगा। अब बस उसके बाद क्या करना है, इस वाले नल को खोलो, धीरे 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 करके ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये वाटर यहाँ तक पहुंचे उसको बंद कर दो। तो ये पूरे के पूरे आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिसाइजली कर रहे हो, जितना प्रिसाइजली अच्छे से कर लोगे सेपरेशन उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहानी है। कब इसका यूज करते हैं भैया, तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर के लिए या फिर आयरन ओर के सेपरेशन के लिए। अब आयरन ओर वाली कहानी आपको नहीं पता सर, एक बार और सेपरेटिंग फनल बता दीजिए सर, नेट प्रॉब्लम था, एक बार और सेपरेटिंग फनल। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक सुराही टाइप की चीज है, उसमें नीचे में एक पाइप लगा दिया गया, वहां पे एक ये लगा दिया गया नल, ठीक है। अब ये नल क्या करेगा, नल का काम है बस, हमारे नल का काम क्या होता है यार, नल का काम है खोलो, पानी निकालो, बंद करो, ठीक है। सो ये नल का काम ऐसा है कि देखते रहो इसको, ये ग्लास का है, देखते रहो कि ये वाटर, जैसे ही ये वाटर यहाँ खत्म होते होते यहाँ पे आएगा वाटर, इस नल को बंद कर देना है, पानी अलग, केरोसिन का ऑयल अलग हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुराही लिया, इसमें एक सेटअप लगा दिया और इसमें फिर दोनों के मिक्सचर को डाल दिया, दोनों के मिक्सचर इसमें डाल दिए, केरोसिन ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे। हमको पता है केरोसिन लाइट वेट होता है, मास कम होता है, तो ऊपर तैरेगा, देखे भी हम केरोसिन तैरते हुए, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब ऊपर तैरते हैं। सो ये केरोसिन ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे में है, खोला, पानी अलग हो गया, केरोसिन अलग हो गया, अपने जीवन का कष्ट निवारण हो गया, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर्स डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी। कुछ नहीं है, जो इमिसिबल लिक्विड्स होती है वो अलग अलग लेयर्स में आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही साथ रहे, जो लाइट वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो हेवी होगा वो नीचे आ जाएगा। डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगी, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर होगी। ये ऑलरेडी अपन फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, और बस इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया और इन दोनों को हमने अलग कर लिया। किसी को सेपरेटिंग फनल में समस्या है तो जल्दी बोलो, बाकी फटाफट छाप लो। 1 glass water, 1 glass petrol, both are cooled or not? मैं नहीं समझा, दी थी क्या बोल रही है अदिति, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ बेटा मेरे को, कूल्ड और नॉट क्या मतलब, नहीं समझा मैं। सर एक ग्लास वाटर डालेंगे फ्रिज में और एक ग्लास पेट्रोल डालेंगे फ्रिज में, तो क्या वो कूल होगा दोनों? देखो कूल तो दोनों ही होगा, ठीक है, ठंडा दोनों होगा, लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हो कि आइस बने, नहीं होगा, कैसे बोला? यस, आइस नहीं होगा शायद। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि हम उसको अगर सॉलिडिफाई करना चाहते हैं तो क्या दोनों सॉलिडिफाई होगा? चलो दोनों को तो अलग अलग रखा है, अलग अलग एक साथ मिक्स तो नहीं किया? नो सर। ठीक है, देखो आइस बनाने के लिए वाटर का जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइस तो आप आसानी से बना सकते हो फ्रीजर में रख के, लेकिन पेट्रोल को आप आसानी से सॉलिडिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेट्रोल को जो सॉलिडिफाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, आइस की मेल्टिंग पॉइंट, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो, उल्टा समझ लो, फ्रीजिंग पॉइंट, बात वही है। मेल्टिंग और मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड, तो टेम्परेचर तो वही होता है ना बेटा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, चलो ठीक है। सो अगर आप वाटर को करना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन जैसे केरोसिन है, केरोसिन की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफी नीचे जाएगी, इस वजह से आप नॉर्मल फ्रिज में आप उसको सॉलिडिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, मैंने ये कभी नहीं बोला है, ठीक है। यस सर। हाँ
सर ये Iron- फिगर भी ड्रॉ करना है। अनन्या इज सेइंग आयरन ओर वाला एग्जांपल। अनन्या आयरन ओर वाला एग्जांपल बेटा फिलहाल लिख लो, क्योंकि मतलब ये अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है। एक जब आपसे बोलूंगा ना कि जब किसी के रैंडम डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं उससे पूछना, उस समय मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं समझा दूंगा। फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि ओर का मतलब होता है वो चीज जिससे हम मेटल को निकालते हैं। सो जब आयरन को निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं पत्थरों से, ऐसे समझ लो मैग्नेटाइट हेमेटाइट से जब निकाल रहे होते हैं, तो उस समय इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे करते हैं उसको थोड़ा लंबा है, बस फिलहाल के लिए रट्टा मार लो, ध्यान रख लो, ठीक है? चलेगा अनन्या नॉर्मली? हाँ ठीक है, चलो। सर ये फिगर ड्रॉ करना है। हाँ जल्दी नोट करो, बोलो बाबू। अपूर्वा? सर ये फिगर ड्रॉ करना है क्या? हाँ ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ करना है, बिल्कुल करना है। ओके। हाँ, अगर हम पेट्रोल, लिक्विड नाइट्रोजन, देन इट बिकम्स आइस। आदित्य देखो, पेट्रोल और लिक्विड नाइट्रोजन के साथ क्या कहानी है? लिक्विड नाइट्रोजन का डेफिनेटली जो कह लो कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, ये अग्री कर रहा हूँ मैं, बट फ्रीज करके आइस बना ही देगा, मतलब ये कहना मुश्किल है, मुश्किल है। पॉसिबिलिटी है ये मैं मानता हूँ, बट बना ही देगा ये मुश्किल है, क्योंकि कुछ और भी फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स लाइक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी। Solution of oil and water is a colloid or suspension. समीर, solution of oil and water, पहले तो तुम देखो solution बोले, फिर colloid और फिर suspension, तुमने तीनों का यूज कर दिया। चलो ऐसे बोलो mixture of oil and water, कोई बात नहीं, वैसे solution में मान गया। तो देखो बाबू, ऑयल और मिक्सचर कभी मिक्स हो ही नहीं सकते, और जब दोनों मिक्स ही नहीं हो सकते, मिक्सचर ही नहीं है, तो काहे का कोलॉइड काहे का सस्पेंशन? देखो तो यहाँ ऑयल और वाटर मिक्स हुआ है, नहीं हुआ ना? और सस्पेंशन कोलॉइड, सस्पेंशन कोलॉइड या सॉल्यूशन तो मिक्सचर के टाइप थे। जब मिक्स ही नहीं हुआ तो इन तीनों में से कंडीशन कहाँ से आया कोई? डन है शमीर? चलो ठीक है, वो मिक्सचर ही नहीं है, वो मिक्सचर ही नहीं है तो कोई कैटेगरी में नहीं आएगा, मिक्सचर ही नहीं है वो तो। उनको कैटेगराइज कैसे करोगे? जब मिक्सचर ही है तो कैटेगराइज कैसे करोगे? ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेपरेटिंग मेथड। सर 1 मिनट रुक जाइए। चलो चलो जल्दी 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 लिखो। सर हो गया। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज अ सब्लिमेशन मेथड। पहले समझो सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं गैस में। सॉलिड लिक्विड ना बनके वो सीधे गैस बन जाता है, तो हम बोलते हैं सब्लिमेशन हो गया। अब क्या ये सब सारे सब्सटेंस को कर सकते हैं? नहीं, कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जिसके अंदर में सबलाइम होने की प्रॉपर्टी है। सर कैसे? सुन लो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सबलाइम हो सकता है, उसी के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, सब्लिमेशन मेथड का। बाकी हर किसी चीज के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। सो पहले चीज कि सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? वो चीज जिसको आपने ऐसे चुपचाप रख दिया और वो सॉलिड से सीधे गैस बन के उड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिसको अगर आपने ओपन ऐसे प्लेट में रख दिया है तो 2 दिन बाद गायब हो जाएगा, लगेगा किसी ने उड़ा लिया है इसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पैसे में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, ड्राई आइस। बोलो। ड्राई आइस। ड्राई आइस, देखो ड्राई आइस तो अलग ही चीज है, हाँ सबलाइम होता है वो अग्री। ठीक है, ड्राई आइस भी देखे होगे, जो बहुत सारे फिल्मी शो वगैरह होते हैं उसमें जो धुआं धुआं टाइप का जो दिखता है, उसमें से एक रीजन होता है ड्राई आइस का यूज करना। खैर ठीक है, सो ड्राई आइस इज सिंपली सॉलिडिफाइड CO2। ओके, सो ये जितनी चीजें हैं जिसमें सबलाइम होने की प्रॉपर्टी है, उनके लिए हम इस मेथड का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? गौर फरमाना। करते क्या है कि मान लो ऐसा कभी हुआ कि अमोनियम क्लोराइड और मान लो कि नमक मिक्स हो गया, अमोनियम क्लोराइड और नमक, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मिक्स हो गया। ठीक है, सो होगा क्या?
देखो मान लो अमोनियम क्लोराइड इज, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूं, अभी आपकी जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, बट बाद में आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके क्लास में जरूरत नहीं है, ठीक है। NH4Cl, दिस इज NH4Cl, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरत पड़ सकता है, एंड दिस इज NaCl, ठीक है। सो अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने और बोला कि भैया इन दोनों को अलग करो, कैसे अलग करोगे? सो हम करेंगे क्या, देखो ध्यान दो, हम करेंगे क्या कि अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमको पता है कि यार अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या होता है कि ये जो है ये सबलाइम हो सकता है। सबलाइम का मतलब क्या है कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेट में रखेंगे, चाइना डिश में ली, चाइना डिश में रखते हैं, और चाइना डिश में रखने के बाद इसके ऊपर ना एक इन्वर्टेड ऐसे इस तरह का हम फनल रख देंगे, और उस फनल का जो अपर पार्ट है जो खुला होता है वहां कॉटन प्लग लगा के बंद कर देंगे। अब क्या होगा इससे फायदा देखो, अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करते होगा क्या कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या होगा, गैस बन जाएगा, सबलाइम हो जाएगा, और सबलाइम होके ये चाहेगा यहाँ से बाहर निकलना। समझो इस चीज को, ये बड़ा टेक्निकल सा हो जाता है, कभी कभी दिक्कत करता है। वो चाहेगा यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन यहाँ तो कॉटन है, ये कॉटन रोक दिया इसको। सो इस कॉटन की वजह से क्या होगा कि ये बाहर निकल नहीं पाएगा, और जैसे देखे होगे कि पानी बॉयल जब होता है बाहर नहीं निकल पाता, तो ऊपर जो डब्बा होता है, ऊपर जो ढक्कन होता है, उसके ही पे वो कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट्स बना लेता है। सो बिल्कुल ये क्या करेगा, चूंकि बाहर नहीं निकलेगा तो ये यहीं पे साइड में या कॉटन के भीतर ही या कॉटन के ऊपर ही ये धीरे धीरे ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे मतलब कह लो कि डॉट टाइप। फिर से बोल बेटा, रुक जा 1 मिनट। सो वैसे वहां कलेक्ट हो जाएगा। अब फायदा क्या हुआ, अपना फायदा ये हुआ कि यहाँ पे अपने को सिर्फ नमक बचा, और यहाँ पे साइड में कलेक्ट है। हम बाद में उसको क्या करेंगे, उसको वहां से हटा लेंगे, किसी चीज से रब करेंगे, और रब करके वहां से उसको हटा लेंगे। अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, नमक अपना अलग हो गया। सो ये तरीका होता है जिस तरीके से हम कोई वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल नहीं पता छोड़ो, कोई ऐसा सब्सटेंस जो सबलाइम हो सकता है जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, हम उसको, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है तो समस्या है, एक में होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए। सो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक में है एक में नहीं है, ऐसा मिक्सचर बन गया, सो हम करेंगे क्या, हीट करेंगे, जो सब्लिमेशन होगा उसको अलग कर लेंगे, और जो दूसरा वाला है उसको वो वैसे वैसे रह जाएगा, हमारा काम बन गया। सो ये कहानी है सब्लिमेशन की, इसको फटाफट छापो, और जिसको समझ नहीं आया कोई चीज या कुछ पूछना है पूछो, बोलो। सर यहाँ पे कॉटन ही क्यों यूज करेंगे? बेटा कुछ भी यूज कर सकता है, लेकिन कॉटन के साथ अच्छी बात क्या है कि कॉटन ना उसको बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि देखो कॉटन में क्या है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। सो वो जब गैस पास होगी ना तो कहीं ना कहीं टकरा के वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और चीज आप यूज करते हैं तो वहां पे वो इतना मोटा लेयर नहीं बना पाते जहां से कि गैस पास हो जाए और जो सबलाइम होने वाली चीज है वो कंडेंस भी हो जाए। इस वजह से कॉटन का इस्तेमाल करता है, और एक तरीके से कॉटन पूरा उसको क्या करेगा, बंद भी कर देगा, जहां से थोड़ी गैस तो निकल जाएगी लेकिन अमोनियम क्लोराइड को वहां पे क्या करेगा, कंडेंस कर देगा। इस वजह से हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, साइड से निकल जाता है, क्या कर लेते फिर, ठीक है। चल छापो इसको फटाफट से। सॉलिड से गैस ही क्यों हुआ, लिक्विड क्यों नहीं हुआ? बाबू मैंने बताया ना कि सब्लिमेशन एक प्रॉपर्टी है जो कुछ मटेरियल में होता है, ये होता ही है इसकी प्रॉपर्टी। अब मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी है मैं सीधे छू मंतर गैस हो जाऊंगा, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है ना वो चीज, तो मेरे को किसी से अलग करना है तो क्या बोलेगा चल तू छू मंतर हो जा, अपने आप गायब हो गया, मैं सबसे अलग हो गया। सो जरूरी नहीं है, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सबलाइम होने की प्रॉपर्टी होती है, वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं। अब ऐसे भी होने के पीछे कुछ रीजन है, अगर वो पूछ रहे हो तो मतलब अभी रेलिवेंट नहीं है, कभी बाद में, थोड़ा लंबा चलेगा। सर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे वहां हुआ ना भी गैस से सॉलिड में, वो ऊपर में कंडेंस होकर सॉलिड नहीं बन गया, उसको बोलते हैं, बहुत बुक्स में सब्लिमेशन ही बोलता है सेम प्रोसेस को, कुछ बुक्स में एंटी सब्लिमेशन भी बोलता है। मतलब गैस से सॉलिड होगा, वो भी सब चीज का नहीं होगा, सारे मटेरियल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास वाटर वेपर जो है वो सॉलिड बन जाए, वाटर वेपर लिक्विड ही बनेगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड से सीधे गैस बन सकता है, वो गैस से सीधे सॉलिड बन सकता है। डन है? सर लिक्विड से भी गैस हो सकता है ना?
लिक्विड से गैस तो हमेशा होता है बेटा, तो वो तो कोई नया चीज नहीं है। लिक्विड से गैस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, बट सॉलिड से गैस थोड़ा एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, नहीं बिल्कुल नहीं। इंसेंस स्टिक का बर्निंग कैसे सब्लिमेशन होगा बेटा? वो सब्लिमेशन थोड़ी हो, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सिंपल प्रोसेस थोड़ी है। हाँ डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल डायग्राम बनाना है, और लिखना भी है जो जो वहां पे डिटेल्स लिखे हुए हैं। डन है, चलो ठीक है। सो 5:37 हो गया है। सो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जिसके कोई डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स पूछ के जाना, ठीक है। सो डाउट्स वाले रुक जाओ, बाकी जनता जा सकती है। स्क्रीन पे से हटाइएगा मत। हाँ मैं स्क्रीन से हटा नहीं रहा, तो जिसके इसके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछो, बाकी जनता जा सकती है, जिसके डाउट्स नहीं है वो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सर टेस्ट में यहीं तक आएगा ना? यहाँ तक आएगा, बिल्कुल सब्लिमेशन तक आएगा, सब्लिमेशन के आगे कुछ भी नहीं आएगा। ओके न्यूमेरिकल्स भी आएगा? फिर से बोलो। न्यूमेरिकल्स भी आएगा? नहीं है। सर न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा? अगर आएगा तो बहुत इजी आएगा, ठीक है। अगर आता है तो बहुत इजी आएगा, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं, टफ नहीं आएगा, इजी आएगा। सर न्यूमेरिकल्स बता दीजिए ना एक बार। ठीक है मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स आएगा, इजी आएगा, टफ नहीं आएगा। चलो ठीक है। सो चलो मैं इसके नीचे में सॉल्व करता हूँ एक न्यूमेरिकल। सर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो सो मान लो आपसे बोला, एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अभी जस्ट NaCl लगा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको V/V% निकालना है, ठीक है। डेटा क्या आपके पास दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। डेटा आपके पास दिया हुआ है कि इथानोल मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक है। इथानोल और वाटर को मिक्स्ड किया, V/V% निकालना है। बताया था कि इथानोल जो है दिस इज 20 ml, ठीक है, एंड वाटर इज 80 ml, सॉरी माय बैड, 180 ml, ठीक है। वाटर 180 ml है, इथानोल जो है वो 20 ml है। बताइए कि V/V% कितना होगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। तो पहले आप ये सोच लो कि इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सो भैया इथानोल जो होगा, अच्छा इथानोल में TH लिखना छूट गया है, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे लगा, अच्छा ये सॉरी, एक सेकंड मिल जाओ, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है समीर, अक्सर गलत है, ठीक है। सो इथानोल इज सॉल्यूट, ये सॉल्यूट जैसा वर्क करेगा, और हमको पता है वाटर सॉल्वेंट होता है हमेशा, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। और याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब हमको बोला है कि V/V% बताओ कितना होगा। चलो तो यहाँ पे मुझे बताओ फटाफट कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 20 ml। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना हो गया, 20 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो ध्यान रखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम में तो बाबू ये दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा ना। आप सिर्फ 180 ml नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ 180 ml नहीं ले सकते हो, क्योंकि 180 ml तो सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम हुआ। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। मास भी लोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास लोगे, दोनों को ऐड करके लोगे, ठीक है। तो हमारे पास नीचे में क्या आ जाएगा, सो 20 सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करो बाबू, तो 20/200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ गया, 10%। अगर आपको बोलता है मास बाई मास परसेंट निकालने के लिए, मान लो कि क्वेश्चन देता हूं मैं, डेटा मास बाई मास परसेंट, ठीक है, किसका, तो मान लो आपको ले लिया शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर ले लिया, H2O ले लिया, H2O लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेटा दे दिया कि शुगर जो है और वाटर जो है, दोनों का मास में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो वाटर जो है दैट इज 460 ग्राम,
ठीक है। और शुगर जो है दैट इज 40 ग्राम, शुगर है 40 ग्राम, वाटर है 460 ग्राम। मुझे फटाफट से बताओ कि m/m% कितना होगा, जल्दी से बताओ। अब ये तो आप सीख चुके हो कि m/m%, b/b% निकालना सीख चुके हो, जल्दी से बताओ m/m% कितना होगा। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। चलो नहीं अभी नहीं, बहुत लोग आंसर आ गया। सॉरी 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 सॉरी, अभी देख रहा हूँ मैं। नहीं यार, बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अनन्या सही है, समीर सही है, आहूजा सही है, अक्षर सही है, अनन्या सही है, समीर सही है, श्रीजा ठीक है, अपूर्वा गड़बड़ है, अदिति गड़बड़ है, दृष्टि सही है। बहुत लोगों ने गड़बड़ किया यार, ऐसे कैसे कर चल रहे हो। प्रियांश गड़बड़ है, तनिषा गड़बड़ है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, याद रखो बार बार, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नॉट ओनली सॉल्यूट, नॉट ओनली सॉल्वेंट। चलो ठीक है, पीछे कीजिए ना, केवल डायग्राम बच जाए। हाँ लो बेटा, ठीक है। चलो सो m/m% हम निकालते हैं फटाफट से। मास कितना दिया उस शुगर का, 40, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, ध्यान दो। मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मास किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना है, 40, ठीक है। सॉल्यूशन का मास कितना है, तो सॉल्यूशन का मास का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो बस फटाफट से मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर लो। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ जो लिखा था। सो दैट इज 40 मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, दैट इज 460 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता है, वो छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। सो ये हो गया 40, ओ भाई चल जा, हाँ। सो 40 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये गया, ये 4 से 8 गया, so that will be 8%। चलेगा, किसी को दिक्कत है बेटा अभी भी? सर क्वेश्चन है, बोलूं? के बाद क्या बोलो, लिखा है फिर से बोलो बाबू। सर? डायग्राम में कॉटन के बाद क्या लिखा है? डायग्राम में अटकी हुई है, रुक जा बेटा। एक मिनट रुक, मुझे जूम करने दो। इस क्वेश्चन में बिल्कुल किसी को दिक्कत हो तो फटाफट से बता दो भैया, ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत है। बोलो डायग्राम में क्या बोल रही है? सर हो गया सर, पता चल गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ बोलो ना। 20 gram glucose dissolved in 100 gram solution. Its density of solution is 1.5 gram. Then find concentration of solution in term of mass by mass and mass by volume. सर तो ये जो density वाला है ना सर, ये वाली बात समझ पे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इसको, ठीक है। चलो आपके पास ग्लूकोज दिया हुआ है, प्लस वाटर है, ठीक है। चल बेटा बता डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम पर ml, यस राइट, ठीक है। और क्या क्या डेटा दिया हुआ? ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। 20 ग्राम दिया हुआ है। वाटर का दिया हुआ है, वाटर का 100 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम, यस सर। ठीक है। आपने से दो चीज पूछा है, m/m का परसेंटेज भी पूछा है, m/v का परसेंटेज भी पूछा है, दोनों पूछा है। यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा इसमें m/m तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, तो आप क्या करोगे, m/m निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीधे 20/20 + 100 मल्टीप्लाइड बाई 100।
चलेगा? किसने पूछा था? सृजा, ये क्वेश्चन ये डन है क्या? m by m कोई दिक्कत है? यस सर, m by m डन है सर। मास बाय वॉल्यूम में से प्रॉब्लम। मास बाय वॉल्यूम में प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बता बेटा, आपके पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है। सो मैं यहाँ लिख लूं, ऐसे देखो तो, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, पूरा सॉल्यूशन का मास जो होगा वो अपने पास कितना होगा? सो 100 + 20 दैट इज 120 ग्राम। यस सर। ठीक है। अच्छा मास तो हमको पता चल गया, अब हमको वॉल्यूम चाहिए। बेटा हमको एक बात बता, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है, अगर याद करो तो डेंसिटी का मतलब है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि डेंसिटी का, किसी भी चीज का डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? यस सर। होता है। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सॉल्यूशन का मास पता है, यहाँ मास पुट कर दोगे, आपको डेंसिटी पता है 1.5, यहाँ डेंसिटी पुट कर दोगे, यहाँ से वॉल्यूम चलाएगा क्या? चलो करके देखते हैं। सो मैं इस वाले फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, डेंसिटी है 1.5, मास आपके पास दिया हुआ सॉल्यूशन का दैट इज 120 ग्राम, वॉल्यूम हमको नहीं पता, v रख लिया यहाँ पे। ठीक है। सो v इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 120 अपॉन 1.5 दैट इज 80। चलेगा? यस सर। डन है। अच्छा ये 80 क्या आ गया? ml। अब आपका काम बन गया ना बाबू। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम पता, अब आपको मास पता। अब क्या m by v बता सकते हो? यहाँ से कैसे बताओगे m by v परसेंट? सो यहाँ देखो m by v परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास कितना है? 120/80। 120/80 मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। चलेगा? यस सर। ठीक है। चलो, I am having doubt. Drishti is saying 25 gram NaCl present in 120 ml solution. Find the concentration in terms of mass by volume and mass by mass. बेटा इसमें mass by mass तो कैसे निकालेगी? 125 ml है, हालांकि मतलब कुछ assumptions लेने पड़ेंगे, कुछ assumptions लेके निकाल सकती है, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है। मतलब assumptions इज लाइक आपको ऐसे लेना पड़ेगा। बोल दिया है, देखो मास बाय वॉल्यूम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दृष्टि ऑडियो ऑन करो बाबू, मैं समझा देता हूँ। यस सर। सर उसमें दिक्कत है कि सॉल्यूशन दिया हुआ है 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो ml लिखा है। यस सर। 125 ml है या ग्राम है? ml है। ml है। ठीक है। तो चलो मास बाय वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 अपॉन 125 इंटू 100। यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलो मास बाय मास वाले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है बताओ। मतलब यहाँ पे 125 ml सॉल्यूशन है और 25 ग्राम सॉल्वेंट है ना? 25 ग्राम सॉल्यूट हुआ ना, NaCl इज अ सॉल्यूट ना। हाँ भाई सॉल्यूट। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था समझने में। अच्छा ठीक है। तो इसमें देखो m by m निकालने में एक समस्या है। देखो अब कुछ डेटा नहीं दिया हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक बात बताओ, 125 ml क्या है? वाटर है। यस सर। एक तरीके से 100 वो लिक्विड तो क्या होगा? ml में बोला है तो वाटर ही रहा होगा, तो कुछ हो नहीं सकता। वो पानी में 1 चम्मच तुम नमक डाल दोगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्वेश्चन में एरर है, गलत है ये क्वेश्चन, थोड़ा एरर है। ठीक है, थोड़ा और डेटा चाहिए इस क्वेश्चन में, बट ठीक है। सो अगर आपने पानी में 125 ml पानी में अगर 2 चम्मच नमक डालोगे तो क्या पानी का वॉल्यूम बदलता है क्या? नहीं, वैसा ही रहता है वो। सो 125 ml वाटर का मास कितना होगा? 125 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है। दृष्टि समझ आ रहा है क्या? यस सर। मैं लिख के बताऊं ऐसा तो नहीं है? नो सर। ठीक है। सो 125 ml वाटर है तो उसका मास हो गया 125 ग्राम। सो वाटर उस केस में एज अ सॉल्वेंट ले ले तो 125 ग्राम वाटर हो गया, 25 ग्राम आपके पास नमक हो गया। सो पूरा सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 150 ग्राम। यस सर। तो 25 अपॉन 150 इंटू 100 चलेगा? ओके सर। ठीक है। 120 अपॉन 1.5। अनीश गड़बड़ कर दिया क्या? मैं मतलब जल्दी कैलकुलेशन में गलत हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें गलत होगा यार। ऐसे मत डराए भाई मेरे। डिवाइड करके देखना अनीश, 1.5 से आया तो जाएगा भाई। मेरे को कैलकुलेटर यूज करा दिया यार।
डरा दिया मेरे को। एक्सक्यूज मी सर, बोल बाबू। सर मेरे बुक में एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग यूजिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बोलो पॉइंट्स बोलो, मैं समझा देता हूँ। बोलो। सर फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन। ठीक है चलो, अच्छा फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन होता क्या है कि बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उसको करवाने के लिए हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सुने भी होगे कि जैसे जब लेबोरेटरी वगैरह में जाओगे तो देखे होगे, सुने होगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन या सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन बनाना पड़ा। सो रिएक्शंस को कराने के लिए सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सो ये एक सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस है। कभी रिएक्शन कराने के लिए कोलोइड नहीं बनाते, कभी रिएक्शन कराने के लिए सस्पेंशन नहीं बनाते, लेकिन रिएक्शन कराने के लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं। समझ आया? यस सर, ये आवाज नहीं आ रहा बेटा, नहीं समझ में। आवाज नहीं आ रहा, फिर से फॉर बोलो। रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्शन टू बी, फॉर रिएक्शन Sir? टू टेक प्लेस the reacting molecules or ions must come closer to each other. बस मैंने इतना ही सुना, इतना ही दिया हुआ। सर और भी दिया हुआ है, in for- solution the reactants come closer easily, so reaction in solution take place at a faster rate because the reactants in solution are available in the form of molecules or ions. देखो ये तो सेम चीज है, ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है कि भैया हमको सॉल्यूशन बनाने के लिए, हमको रिएक्शन कराने के लिए सॉल्यूशन बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उस केस में जो भी वहाँ पे आयंस है, जो भी वहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक दूसरे के पास में आ पाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो सॉलिड में, अब तू सोच के देखना कि मैं बेटा अगर मैं सॉलिड में मैं HCl ले लूँ, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ, तो क्या वो सॉलिड में रिएक्ट कर पाएगा? जल्दी नहीं रिएक्ट कर सकता। जल्दी क्या करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो जो चाहे वो ऐसे फिक्स रहेगा। सॉलिड में तो फिक्स रहता है, लेकिन जैसे पानी में डाला उसके पार्टिकल्स, अब आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं, और वो मूव करेंगे तो दूसरे आयन के कांटेक्ट में आएंगे, दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे, तो रिएक्शन होगा। सो बेसिकली वहां फ्री स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए जगह मिल जाती है, रिएक्शन हो जाता है। ये ऐसे जिंदगी में सोचो ना कि अभी कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, क्या हम किसी से मिल पा रहे हैं? क्या कोई काम हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम मूव कर पाते, हम मिल पाते, तो हमारे बहुत सारे काम होते। ठीक है, वही काम सॉल्यूशन में होता है कि सॉल्यूशन जब बनने के बाद जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करने की जगह मिल जाती है, सो उनका काम बनता है, रिएक्शन होते हैं। सॉलिड वाले फेज में वो नहीं हो पाते। ठीक है? यस सर। सर एक और पॉइंट है, फॉर डिसॉल्विंग मेडिसिन्स certain medicine are given to patient in the form of their solution in suitable aqueous or non-aqueous solvent such as alcohol, for example saline glucose solution. कभी होम्योपैथिक दवा खाई है? यस सर। होम्योपैथिक दवा अगर कभी खाए होगे बेटा, तो कभी कभी देखी हुई कुछ लोग को दवा दिया जाता है, एक छोटे से डब्बे में वो दवा देंगे और बोलेंगे कि 4 ड्रॉप पानी में डालना, पी जाना। ऐसा देखा है? यस सर। तो उसमें क्या हुआ, दवा पीने के लिए, दवा का यूज करने के लिए भी हमने एक सॉल्यूशन बनाया। पानी में डाल तो सॉल्यूशन बन गया ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर का अलग और नीचे का अलग होगा, वो सॉल्यूशन ही रहता है, लिक्विड रहता है, मिक्स होता है। तो दवा हम पीने के लिए या दवा का कंजम्पशन करने के लिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, फिर जाके यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसे भी तो ड्रॉप पी सकते हैं ना। बट बोला जाता है ऐसे ड्रॉप इसलिए नहीं पीता क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हमारे लिए हो सकता है कि नुकसान कर जाए, हो सकता है कि हमारे मतलब जो वोकल कॉर्ड हो या जो हमारा ऑसोफेगस हो या हमारा माउथ हो, उसमें हो सकता है कहीं रिएक्ट कर जाए, लेकिन थोड़ा उसको डाइल्यूट कर देने के बाद उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन वो अमाउंट तो उतना ही रहेगा। सो जब हमारे स्टमक में जाएगा तो वैसे ही काम करेगा। ओ भाई ओ ये कौन है, ये कौन खुराफाती है? मतलब मौका मिला नहीं थोड़ा सा कि बस शुरू हो गया। सर पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है सर इसका मतलब? सर हाँ बाबू बोलो। इसका मतलब होता है, अभी तो मतलब ऐसे समझ लो मोटे तौर पे, जैसे कैसे निकालते हैं तो इसको बोलते क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 6⁻10। अब इसको फील कराना थोड़ा ऐसे समझ लो कि अब कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई चीज 1 मिलियन, मान लो मेरे पास ऐसा हुआ कि 1 मिलियन मेरे पास गैस मॉलिक्यूल में मेरे पास 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ऐसा होगा नहीं, भगवान के जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन मान लो 1 मिलियन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में 10 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बोलेंगे कि गैस इज इन ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है।
मतलब पर मिलियन 10 मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आई? तो पर मिलियन मॉलिक्यूल्स में कोई चीज कितनी है या पर मिलियन कोई चीज है उसमें वो कितना है, दैट इज नॉन डिफाइंड एज पर मिलियन। डन है क्या? ओके सर। फॉर्मूला बता दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट Sir, अपॉन, how बोलो बोलो दृष्टि। Sir, how to separate a mixture of sulfur and sand? Because sulfur is insoluble in water and sand is also insoluble in water. ठीक है, लेकिन सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन क्या किसी और चीज में सॉल्युबल नहीं हो सकता है? हो सकता है। सल्फर को रिएक्ट करा देते हैं आयरन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब उसको आप किसी ऐसी चीज में सॉल्युबल बना दो, जैसे लाइक बेंजीन सॉल्यूशन में सॉल्युबल बना सकते हो, अल्कोहल में भी थोड़ा बहुत पार्शियली सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे चीज में उसको सॉल्युबल बना दो जिसमें सल्फर तो सॉल्युबल हो जाए लेकिन सैंड सॉल्युबल नहीं हो, उसमें डाल दो, सल्फर सॉल्युबल हो गया, उसको अलग कर दो, सैंड को अलग कर दो, काम खत्म। Okay, sir. किसी ऐसे चीज में, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सिल्वर इसमें आयरन सल्फाइड का भी सॉल्यूशन है, उसमें भी आप डाल के उसको कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सल्फाइड सॉल्यूशन ले लो, उसमें सल्फर को डाल, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे द एंड करते हैं, सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, फिर आगे की कहानी पे बात करेंगे। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम।